अगर भारत पाकिस्तान के साथ किसी जंग में जाता है, भारत का तारुफ एक दहशतगर्द और इंतहा पसंद और अमन के दुश्मन के तौर पर सामने आएगा। दुनिया ये समझेगी कि भारत इस खित्ते में अमन नहीं चाहता। एक जानिब चीन है और एक तरफ नेपाल है और एक तरफ बांग्लादेश है, तो चीन से भारत की दोस्ती किसी सूरत मुमकिन नहीं। और आज फिर भारत की इसी जारहाना पॉलिसी ने इस पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। जिस मिस एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं, हालात उसके लिए साजगार नहीं है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। भारत हर गुजरते दिन के साथ ये चाहता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल करे। इसके लिए उसने जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के साथ मिलकर लॉबिंग भी की है और वह अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन इस्लाहात का मकसद क्या है? इन इस्लाहात का मकसद ये है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल कर ले। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के साथ किसी जंग में जाता है तो उस सूरत में भारत का तारुफ एक दहशतगर्द और इंतहा पसंद और अमन के दुश्मन के तौर पर सामने आएगा। और ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में अगर भारत जंग की तरफ बढ़ता है तो दुनिया ये समझेगी कि भारत इस खित्ते में अमन नहीं चाहता। और अगर इस खित्ते में अमन नहीं होगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा। चीन का असर और रसूख इस खित्ते में बढ़ेगा। भारत अगर अपनी सरहदों का जायजा ले तो उसकी एक जानिब पाकिस्तान है, एक जानिब चीन है और एक तरफ नेपाल है और एक तरफ बांग्लादेश है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स का जायजा लें तो चीन से भारत की दोस्ती किसी सूरत मुमकिन नहीं है। 1962 में एक बाकायदा जंग भारत और चीन के दरमियान हो चुकी है, जिसमें एक बड़ा इलाका भारत से चीन ने छीन लिया था और उसका कंट्रोल अब चीन के पास है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ 3 से 4 जंगें बाकायदा हो चुकी हैं भारत की। तो इसलिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात कभी भी नहीं रहे, चंद सालों के लिए अच्छे ताल्लुकात रहे। लेकिन इसके बाद भारतीय इंतहा पसंदाना सोच और RSS मेंटालिटी ने इस अमन को फिर से खतरे में डाल दिया। और आज फिर भारत की इसी जारहाना पॉलिसी ने इस पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। तीसरी जानिब नेपाल हमेशा भारतीय जबर का शिकार रहा और उसकी एजेंसियों ने वहां की सॉवरेनिटी को हमेशा चैलेंज किया। बांग्लादेश 1971 के बाद भारत के असर सुख में रहा, लेकिन हसीना वाजिद की छुट्टी के बाद अब एक बार फिर बांग्लादेश एक पुरअमन मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और वह भारतीय असर सुख को किसी तौर पर कबूल नहीं कर रहा। तो ये 4 सरहदें ऐसी हैं कि जो भारत को महसूस हो रहा है कि अब उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इन हालात में अगर भारत किसी जंग की तरफ जाता है तो ना तो उसको आलमी बरादरी से कोई सपोर्ट मिलेगी, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसका प्रोसेस सलामती काउंसिल के लिए में मुस्तकिल नशिस्त के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत में सरमायाकारी के लिए एक अच्छा माहौल आजकल चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां चीन से अपनी सरमायाकारी लेकर भारत में आना चाह रही हैं। लेकिन भारत अगर जंग में जाता है, जो यकीनन एक एटमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो भारत के अंदर जो पिछले 25 साल के अंदर 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है, वो चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में वापस जा सकती है। यानी दुनिया का कोई भी सरमायाकार ये क्यों चाहेगा कि वो एक ऐसे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करे जो एक एटमी जंग के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल होने जा रहा है, ये शामिल हो चुका है। तो भारत में सरमायाकारी जो पिछले कुछ अरसे से उनकी GDP ग्रोथ जो है दुनिया में बहुत उस पर नुमाया नजर आ रही है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो खतरे में पड़ जाएगी और भारत बहुत पीछे चला जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बहुत क्लियर वर्ड्स में बता रहे हैं कि भारतीय सियासतदान जिस मिस एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं, हालात उसके लिए साजगार नहीं है। अब पाकिस्तान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, अल नसर मिसाइल, शाहीन मिसाइल, शाहीन 2 मिसाइल, शाहीन 3 मिसाइल और अबाबील मिसाइल, इसके आने के बाद भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने का सोच भी नहीं सकता। अगर वो सोचता है, और पाकिस्तानी जो फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर के क्लियर कट मैसेज के बाद कि अगर भारत कोई जवाब को हमला करेगा तो उसको उससे दुगना जवाब मिलेगा, तो भारत को ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर वो इस ऐसी कोई पाकिस्तान से कोई पॉलिटिकल गेन हासिल कर सकेगा। तो बड़ा क्लियर मैसेज भारतीय अफवाज की तरफ से अपने सियासतदानों को भी दिया जा रहा है कि उन्हें किसी भी मिस एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। इन तमाम हालात में रॉ और अजीत डोवल के लिए स्पेस बहुत कम होती चली जा रही है और उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने एजेंडे पर को लेकर आगे चले।
जो जिस तरह से पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी करा रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर या फाटा के अंदर जो उनकी जिस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब उन पे ये बात क्लियर हो रही है कि जैसे अगर वो यहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे तो उनकी जंग की सूरत में उनके अपने मुल्क के अंदर हालात उनके कंट्रोल से निकलना शुरू हो जाएंगे। वहाँ वो तहरीकें जो पहले से चल रही थी वो दोबारा से सर पकड़ रही हैं, वो जोर पकड़ रही हैं। और सिखों की तहरीक है, इसके अलावा और भी 19 से 20 तहरीकें हैं जो बाकायदा तौर पर आज़ादी की तहरीकें भारत के अंदर चल रही हैं। तो जब भारत का कंट्रोल उन पर कमजोर होगा तो वो दोबारा से जोर पकड़ जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत के लिए बना हुआ है वो भारत का मीडिया है। भारतीय मीडिया एक ऐसा कंबल है जिसको मोदी और अब उसकी हुकूमत छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो भारत को दोबारा से जंगी जुनून की तरफ और जंग की तरफ धकेलना चाहता है। उन्होंने जो वॉर सेंटर्स बना के बड़े बड़े ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, उनकी वो ट्रांसमिशंस भारतीय आवाम के जहनों को परागंदा कर रहे हैं, लेकिन वो मोदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज अगर मोदी किसी वजह से इस जंग से भाग रहा है तो वो मोदी को इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होने जा रहा है। तो मोदी तो इस जंग से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया मोदी को इस जंग में घसीट कर वापस लाना चाह रहा है। तो इस वक्त मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सूटेबल ये होगा कि वो अपने मीडिया को लगाम डाले ताकि इस खित्ते में अमन बहाल हो, जंगी जुनून का खात्मा हो, लोग अमन से रह सकें, तिजारत कर सकें और लोगों के लिए पुरअमन माहौल आगे का जारी और सारी रहे। पाक भारत कशीदगी और इससे मिलती जुलती खबरों के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।